Yeah, I'm starting the recording. ओके। गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हीट और कन्वेक्शन पढ़ रहे थे, हीट एंड मास ट्रांसफर का एक चैप्टर है और उसमें शायद कुणाल आप अब्सेंट थे, तो आप प्रीवियस क्लासेस में आप देख लीजिएगा। मैं आज यूट्यूब लिंक शेयर करूँगा, सारा उसका मैं प्लेलिस्ट ही शेयर करूँगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आप इसको मतलब आज का कंटिन्यू, आज आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद हम लोग वो समझ में आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सारे एम्पेरिकल्स रिलेशंस हैं। इसमें सिर्फ आपको फार्मूले याद रखने हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहले हमने देखा था कि नस्ल नंबर के बारे में जाना था, नस्ल नंबर क्या होता है, प्रांतल नंबर क्या होता है, और नोट्स भी मैं शेयर करूंगा आज। और उसके बाद उस पे इम्पेरिकल रिलेशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास आपको एक ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है, ये इम्पेरिकल रिलेशंस हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे रिसर्च के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है। और यहाँ से नस्ल नंबर निकालने का तरीका यह है, ये प्रांतल नंबर आपको मालूम होना चाहिए, रिलाउंस नंबर मालूम होना चाहिए, और उसके माध्यम से आप एज का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद आप एज का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद उसी को हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। एक, जैसे कि अभी तक हमने टर्बुलेंट का इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है ना? एक हमने टर्बुलेंट फ्लो का इक्वेशन पढ़ा था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनल फ्लो में हमारा जो ये जो है हमारा ये ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? फोर क्लोज पाइप, मतलब फोर पाइप्स के लिए। और इसका इंपेरिकल रिलेशन होता है दिस, एन यू इक्वल टू 0.03 इंटू आर ई के पावर 0.8 इंटू प्रांतल के पावर एन। ओके, ये आपका इंपेरिकल रिलेशन है। इसके बाद ये नस्ल नंबर का आप जान, देखिए नस्ल नंबर क्या होता है, एन यू बराबर हम लोग लिखते हैं एन एल बाई के फोर द फोर प्लेट, ठीक है। ये जो एल जो होता है ना, ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। जैसे कि आप रिलॉन्स नंबर में देखते हैं वी रो वी डी बाई न्यू, इस तरीके से देखते हैं। तो जो यहाँ डी जो होता है पाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन होता है, उसी तरह यहाँ पे ए न्यू डी आ जाएगा पाइप के लिए, ठीक है ना? पाइप के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन डी होता है। उसी तरीके से अब देखिए इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये जो आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, वाटर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस एज इट फ्लोज थ्रू ए 3 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर 5 meter long pipe. The pipe is equipped on electrical heater that provide uniform heating throughout the surface. एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमारे पास एक पाइप है, पाइप में क्या है, वाटर है। वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, 15 डिग्री टू 65 डिग्री। कैसे हीट कर रहे हैं? थ्रू इलेक्ट्रिकल हीटर। जो इलेक्ट्रिकल हीटर है यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड कर रहा है थ्रू आउट द सरफेस। ऑल द हीट जनरेटेड इन द हीटर ट्रांसफर टू द वाटर। इसका मतलब है कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, जो भी हमारे पास हीट जनरेट हो रहा है वो सिस्टम में क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है हीट। इसके बाद जो हमारा वाटर फ्लो रेट है 10 लीटर पर मिनट है। डिटरमाइन द पावर रेटिंग ऑफ हीटर, हीटर का पावर क्या है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पाइप। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पाइप, जैसे कि यहाँ से हीटर है, ये हीटर है, और यहाँ से 15 डिग्री से आपका एयर वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे 65 डिग्री है। ये जो सरफेस है, जो आपका पेरिफेरल सरफेस है, इस सरफेस का टेम्परेचर पूछा गया है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज दी गई हैं,
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे दिया गया है, सीपी दिया है, स्पेसिफिक हीट क्या है उसका, प्रांटल नंबर दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है और विस्कोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे पास डाटा है उस डाटा को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि टी इनिशियल क्या है, टी फाइनल क्या है। जैसे यहाँ से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे टी इनिशियल इसका आपके पास टेम्परेचर है, इसका टी फाइनल है, डायमीटर इसका दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, प्रांटल नंबर दिया हुआ है, ओके, एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी दिया हुआ है। अब जैसे कि आप बेसिकली उस इक्वेशन को जानते हैं, Q बराबर mc/dt, मतलब कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर के द्वारा, ये हमने निकाल लिया बाय द फंडामेंटल इक्वेशन। उसके बाद मास फ्लो रेट का इक्वेशन आप जानते हैं, मास फ्लो रेट रो ए वी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड ए वी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्चार्ज, ओके, डिस्चार्ज लिखते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मास फ्लो रेट है हमारा, यहाँ से मास फ्लो रेट हो गया 0.1653 kg पर सेकेंड। दिस इज योर मास फ्लो रेट। अब देखिए कल मैंने इक्वेशन दिया था, Q बराबर क्या होता है, एच टी एस माइनस टी एम, यानी ये जो सरफेस टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर और जो मीन टेम्परेचर है इसका वेरिएशन किस तरीके से होता है हमने देखा था। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, हीट फ्लक्स इनटू एरिया क्रॉस सरफेस एरिया जहाँ से हीट फ्लक्स हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा पाई डी एल, जो पेरीफेरी एरिया है उसको हम लोग अपने अकाउंट में लेंगे, क्योंकि वहीं से तो सरफेस हीट ट्रांसफर होगा, वहीं इसी सरफेस से क्या होगा हीट ट्रांसफर होगा। और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे क्या हो रहा है हीट फ्लूइड जो हो रहा है फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमने हीट फ्लक्स निकाल लिया। इसके बाद रिलॉन्स नंबर देखेंगे कि हमारा जो फ्लो है एक्चुअली में क्या है, ओके। तो टर्बुलेंट के लिए क्या होता है, हमारा टर्बुलेंट के लिए जो है पाइप्स के लिए क्या होता है, अगर 4000 से ज़्यादा है तो क्या होगा टर्बुलेंट होगा। और जैसे ही टर्बुलेंट होगा हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन सा इक्वेशन, विक्टर 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 इक्वेशन, ओके। इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग नसल्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे, और नसल्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए का इक्वेशन ये है, और इसमें रिलॉन्स नंबर का वैल्यू पुट किया, प्रांटल नंबर का वैल्यू पुट किया और नसल्ट नंबर का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये नसल्ट नंबर का वैल्यू आ गया। जैसे ही नसल्ट नंबर मेरे को मिला, इससे एच का वैल्यू हमने निकाल लिया एन यू इंटू के बाई डी। के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है, डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ द पाइप। यहाँ से आप देख सकते हैं नसल्ट नंबर यानी एच फाइंड आउट कर लिया हमने, और एच जैसे ही फाइंड आउट कर लिया यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हीट जो हमारा सरफेस टेम्परेचर है ये भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो दिस इज योर सरफेस टेम्परेचर, दिस बिकम्स 115.2। इसको एक बार घर पे खुद से कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद रिलॉन्ड एनालॉजी क्या है, इसको एक्चुअली में दिस इज वैलिड फॉर फ्लो ओवर ए फ्लैट पाइप और प्रांटल नंबर 1 होना चाहिए। दो कंडीशन है रिलॉन्ड एनालॉजी। इसको अनदर नाम से भी बोलते हैं रिलॉन्ड कैल्बॉर्न एनालॉजी। इसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है, प्लेट के लिए ही वैलिड है, पाइप के लिए ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो टाउनट जो हमारा ये ये जो म्यू है मी डी यू बाई, ये शेयर स्ट्रेस जो आप लोग जानते हैं, और एक हम लोग जानते हैं सी एफ एक्स। आप एक बार रिवीजन कीजिएगा, लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये फ्लूइड में हम लोग पढ़े हैं। लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये आप एक बार नोट्स को आप देखेंगे तो आपको वहाँ से इसका वैल्यू मालूम चल जाएगा, ये होता है। ठीक है, ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स से इसको डायरेक्टली यहाँ पे लाया है। इसके बाद टाउनट का वैल्यू या क्या हो जाएगा, टाउनट का वैल्यू हो जाएगा हमारा टाउनट इन टर्म्स ऑफ सी एफ एक्स। इन दोनों के इक्वेशन से हेल्प से हम लोग देखेंगे कि
डाउनथ हमारा हो जाएगा CF(x) हाफ रो यूनथ स्क्वायर। और Q जो हमारा हीट फ्लो होता था, Q जो और यहाँ पे Q जो होता है यहाँ से KF इस प्रांतल नंबर 1 है, तो म्यू Cp बराबर क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा इस, और KF का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो इसका देखेंगे आप, तो एक इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे उसी को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और फाइनली dt/dy का भी वैल्यू एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो फाइनली आपका Q का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Ts एंड T0 में आएगा। और इसके बाद एक इक्वेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, दिस इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, और इस इक्वेशन से इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे और इसमें थोड़ा सा मतलब कि h से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट, जैसे कि h रो Cp/μ तो है ही, इसमें हमने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इस तरीके से हमने किया कि इस पर कोई फाइनली इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये जो होता है ना h रो Cp/μ infinity, this becomes to नसल्ट नंबर बाई रिलॉन्स नंबर इंटू प्रांतल नंबर। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो ये भी क्या है, एक आपका नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर है। ओके, तो इसी को रिलॉन्ड एनालॉजी कहते हैं। ये कभी कभी पूछता है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं CF(x), ये फाइनली आपको ध्यान में रखना है। और NU बाई रिलॉन्स नंबर इंटू प्रांतल नंबर को स्टैंटन नंबर बोलते हैं, और रिलॉन्स नंबर इंटू प्रांतल नंबर को टेकलेट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रिलेशंस है। इसके बाद कल हमने देखा था कि दो तरीके का हमारा, जैसे कि केस 1 में हमने क्या देखा था, केस 1 हमने देखा था हम लोग फोर्स कन्वेक्शन पढ़ रहे थे। फोर्स कन्वेक्शन में एक्सटर्नल फ्लो में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, और उसी का आगे हम लोग देख रहे हैं। हमने देखा था, देखिए कांस्टेंट हीट फ्लक्स कांस्टेंट हीट फ्लक्स का ये देखा था। अब क्या देख रहे हैं, केस 2 में हमारा है, केस 2 में जो है हमारा, केस 2 में है कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर। उस केस में क्या था, कांस्टेंट हीट फ्लक्स था। पहला केस में क्या था, कांस्टेंट हीट फ्लक्स था। इसमें एक दूसरा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो सरफेस टेम्परेचर हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना, वैरी नहीं करे। जैसे कि हमारा ऐसा किस कंडीशन में होगा, रियल एग्जांपल देखें तो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। इसका सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में सपोज बॉइलिंग का कंडेंसेशन, बॉइलिंग कितना 100 डिग्री पे होता है, तो सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू पाई dx। इस छोटे से एरिया के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये निकाल रहे हैं हीट ट्रांसफर Ts माइनस Tm। इसके बाद यहाँ से mc dt हमने देखा था कि हीट ट्रांसफर जो होता है मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन होता है। जो एनर्जी रिलीज करेगा वही तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, या अनदर शब्द में बोले जो वाटर रिलीज करेगा वही एयर और जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे HADT/TS, ये एक्चुअली में डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपके लिए गेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको फाइनली मतलब कि ये लिखना है EAC वगैरह में ये सारी चीज़ें, और सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, TS माइनस TM। ये एक्चुअली हीट जो हमारा हीट एक्सचेंजर्स जो हम लोग पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, इस इक्वेशन का कैसे हम लोग यूज करेंगे। A hot air at 80 degree enters an 8 meter long surface long square duct
ये डक्ट बोलते हैं, जैसे स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें क्या हो रहा है, कुछ फ्लो हो रहा है, हॉट एयर फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। और इसमें देखते हैं कि रेट फ्लो है हमारा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, एंड डक्ट इट एब्जॉर्ब टू बी नियरली आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये सरफेस है, जो सारे सरफेस है, ये आइसोथर्मल है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी हमारा सेकेंड केस हो गया। डिटरमाइन द एग्जिट टेम्परेचर एयर एंड ऑफ एयर एंड द रेट ऑफ हीट लॉस, ओके, फ्रॉम द डक्ट, यानी क्यू भी निकालना है। कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में कैसे आएगा कि नस्ल नंबर चाहिए। देखिए नस्ल नंबर के नस्ल नंबर के ही हेल्प से हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल पाएंगे, यानी एच, और एच के ही माध्यम से एच ए डी टी के माध्यम से हम लोग हीट ट्रांसफर निकाल पाएंगे। तो एच निकालना बहुत जरूरी है। एच निकालने के लिए नस्ल नंबर चाहिए, नस्ल नंबर निकालने के लिए प्रांटल नंबर और रिलॉन्स नंबर चाहिए। प्रांटल नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिलॉन्स नंबर कैसे निकलेगा, रिलॉन्स नंबर डायमेंशन से निकलेगा, प्रॉपर्टीज से निकलेगा, जो आप फॉर्मूला जानते हैं। इसके बाद जो आपका मास फ्लो रेट है, ये आप बेसिकली फ्लूइड का ही है, तो अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे हम लोग। v बराबर क्या है, क्यू डी बाई ए, और ये आपका वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी आ गया 3.75 मीटर पर सेकेंड, and mass flow rate is equal to the density into volume flow rate, this is mass flow rate। और रिलॉन्स नंबर आप देखेंगे तो दिस इज योर रिलॉन्स नंबर। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है डी इक्विवेलेंट, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि डी इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 4a/p, ठीक है ना। तो 4 एरिया, इसका एरिया सबसे पहले निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, स्क्वायर डक्ट है तो 0.2 इंटू 0.2। पेरीमीटर कितना होगा, कौन सा पेरीमीटर, जैसे कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज योर पेरीमीटर, यानी 4 इंटू 0.2। तो ये क्या हो जाएगा, डी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0.2। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाइप की जगह ये जो हमारा रेक्टेंगुलर स्क्वायर वाला पाइप है, इसकी जगह हम लोग सिलेंड्रिकल पाइप रखते, उस वही फ्लो रेट होने के लिए क्या हमारा ये मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन होता था। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इस तरीके से निकालते हैं, 4a/p। अगर आपके पास अगर कोई भी है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने निकाला है, डी इक्विवेलेंट कितना आया है। इसके बाद सिंपली जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे उसको हमने प्रूफ किया, यहाँ से आप ये इक्वेशन बेसिकली के ही हेल्प से आप टेम्परेचर निकाल पाएंगे, जिसमें आपको रिलॉन्स नंबर दिया हुआ है, इसमें रिलॉन्स नंबर दिया हुआ है, एंड रिलॉन्स नंबर दिया हुआ है, प्रांटल नंबर दिया हुआ है। और रिलॉन्स नंबर से मालूम ये चल रहा है कि ये टर्बुलेंट फ्लो है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन से देखा कि ये रिलॉन्स नंबर है। जैसे ये हम लोगों ने देखा कि ये टर्बुलेंट फ्लो है एंड फ्लो थ्रू द पाइप है, डक्ट मतलब डक्ट क्लोज पाइप है, मतलब कि पाइप के माध्यम से इसको फ्लो किया जा रहा है। तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे और इसमें रिलॉन्स नंबर का वैल्यू पुट करेंगे, प्रांटल नंबर का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से नसल्ट नंबर आएगा, नसल्ट नंबर की हेल्प से एच को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज योर एच, एंड एच क्या आएगा आपका 13.17 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, एंड दिस इज योर आपका ये हो जाएगा टेम्परेचर और सरफेस एरिया, मास, स्पेसिफिक हीट एंड हीट ट्रांसफर में किस तरीके से रिलेशन है, जो हमने यहाँ से देखा था। इस इक्वेशन को जैसे प्रूफ किया था ना हमने, इस इक्वेशन को आप देखेंगे, इस इक्वेशन का डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं देखिए ये एक्चुअली में पॉजिटिव भी रहता है, तो इसको क्या किया जाता है, इन्वर्स कर दिया जाता है। तो अगर आप देखिएगा कि कहीं किसी किसी बुक में ये पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब इक्वेशन गलत नहीं है, इसका रेसिप्रोकल है, ओके, रेसिप्रोकल है।
इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें देखी। यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहीं से आप लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे टी एग्जिट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इंट्री टेम्परेचर और एग्जिट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड मालूम चल गए तो आप क्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे कि डायरेक्टली अगर आप इक्वेशन नहीं यूज करना चाहें, देखिए नसल्ट नंबर 0.4 थे, जैसे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट हीट फ्लक्स है, 2 केसेस हमने देखा ना, केस 1 दिस आपका केस 1 था, दिस इज योर केस 2। केस 1 में क्या आता है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स था, लेकिन सरफेस टेम्परेचर चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें क्या था, सरफेस टेम्परेचर क्या है हमारा, सरफेस टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए हम लोग नसल्ट नंबर 4.36 लेते हैं, एंड कांस्टेंट एंड नसल्ट नंबर फॉर कांस्टेंट सरफेस के लिए 3.33 रहते हैं। अगर आपके पास प्रांटल नंबर, इलॉन्स नंबर की जानकारी ना हो क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये डायरेक्टली आप लोग यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर आया कहाँ से, ये डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है ना, इसको डायरेक्टली आपको रिमेम्बर करना है, ओके। इसके बाद तो अभी तक हम लोगों ने देखा फ्री फोर्स कन्वेक्शन पढ़ रहा था। जैसे हीट ट्रांसफर जब हमने चालू किया था तो कंडक्शन पढ़ा, कंडक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से स्लैब में सर्कुलर पाइप में हम लोगों का कंडक्शन हो रहा है। सिर्फ कंडक्शन की बात की, कभी कभी कन्वेक्शन की भी बात की थी, लेकिन कन्वेक्शन की बात हम लोग डिटेल वे में इस चैप्टर में कर रहे हैं। इसमें देखा कि कैसे नसल्ट नंबर, प्रांटल नंबर, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और कैसे इसका एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं, क्योंकि एच जो होता है डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, पैरामीटर्स, फ्लूइड डायमेंशन, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका इंपेरिकल रिलेशन के माध्यम से आप यहाँ से देखा। उसमें भी कन्वेक्शन में दो तरीके हैं, फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे क्या था, फोर्स कन्वेक्शन था, ठीक है ना, जो भी हम लोग रिले। और फोर्स कन्वेक्शन में देखा टर्बुलेंट के लिए अलग इक्वेशन यूज करना है, लेमिनार के लिए अलग यूज करना है, ठीक है। रिलॉन्स नंबर का तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं। उसमें भी हमने देखा कि फ्लैट प्लेट है और आपके पास फ्लो थ्रू पाइप है या डक्ट है। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन जैसे कि आपके पास सपोज एग है, अंडा, एग जो है इसको आप सिंपली एयर में रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ का जो कोल्ड एयर है, आसपास का कोल्ड एयर इस हॉट एग के कांटेक्ट में आएगा और यहाँ से हीट लेगा। फिर इसका हल्का होने के कारण, जैसे आप जानते हैं कि कोल्ड एयर जो होती है उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू द हॉट एयर। जैसे जैसे हॉट उनका वो जैसे जैसे एयर हॉट होंगी उनका डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होने के कारण उनका वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, एयर्स जो है ऊपर की तरफ फ्लो होंगे, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कोई ये क्या हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, नेचुरली आप इसमें आपको उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसमें आप नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं, सिंपली आप एयर में रखें और वो अपने आप कूल हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, एयर है तो थोड़ा सा हम लोग पीवी बराबर एमआरटी लगा देते हैं इक्वेशन, क्योंकि एयर है, एयर के लिए जो प्रेशर जो है डायरेक्टली पर, जो एम बाई वी को क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम, और पी बाई आर, यानी आप यहाँ से देख रहे हैं कि रो टी, जो यहाँ पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर तो नहीं ना चेंज हो रहा है इस एरिया में। एंड आर जो है गैस कांस्टेंट जो होता था, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं रो टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी डेंसिटी और टेम्परेचर में आपका एक रिलेशन आ गया। कैसे डेंसिटी और रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं इस केस में, ठीक है ना। इस केस में तो नेचुरल कन्वेक्शन क्यों होता है, बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर आप देखें कोई हॉट, ये कोल्ड कोल्ड आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बाहर का एक्सटर्नल एनर्जी इसको कूल कर हॉट करने की कोशिश करता है,
ठीक है। अब एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, जिसको बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है 1/v डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या है, प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद हाउ द वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। अभी देखा हमने वो जो मतलब कि कैसे डेंसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हमारा डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, डेंसिटी और वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। तो आप जानते हैं डेंसिटी बराबर मास इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास इंटू वॉल्यूम होता है। और एक्चुअली में जो आप देख पा रहे हैं, जो 1 मिनट, गलत मैंने, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और मास जो है रो भी लिख सकते हैं। और देखिए एयर का जो मास है, मास फ्लो रेट बोले या उसको मास बोले, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। उसका आपका डेंसिटी चेंज हो रहा है, और क्या बोलते हैं, उसका डेंसिटी चेंज हो रहा है और उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, एयर का डेंसिटी चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है। इसको मैंने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। और इसके बाद हमने देखा कि दिस इज योर रिलेशन बिटवीन डेल्टा वी बाई वी एंड माइनस डेल्टा रो बाई रो। इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी और वॉल्यूम कैसे रिलेटेड हैं, इससे हमको फाइनली मालूम चल गया। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाइएगा उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे सपोज आपके कंटेनर में एयर है और इसको आप प्रेस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप वॉल्यूम घटा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस की भी बातें हैं। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस किए, इसको बेसिकली आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा बीटा बराबर ये हम अभी इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि 1 डेल्टा वी भाई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को यहाँ से ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से डेंसिटी कैसे रिलेशन है ये आपने देखा। इसके बाद फॉर आइडियल गैस, लो अभी तक जो हमने देखा एक गैस के लिए बात किया था। अब हम लोग आइडियल गैस के लिए, मतलब एयर के लिए अभी तक बात कर रहे थे हम। लेकिन कभी कभी आइडियल गैस के लिए बीटा का वैल्यू पूछा जाता है। 1/v, ये तो फंडामेंटल डिफिनेशन है, इसको तो ध्यान में रखना ही है। और डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से दिख रहे हैं, डेल्टा वी बाई टी को एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एम आर पी, एम आर बाई पी। एम आर बाई प्रेशर क्या है, पी है। तो जो हमारा आइडियल गैस के लिए बीटा का वैल्यू है, बीटा मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, इसका वैल्यू आ जाता है 1/t। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, ठीक है ना, ये किसी का भी सरफेस हो सकता है। हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया और हमने देखा इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री है। जैसे आपके पास ये कोई मतलब कि हॉट हॉट वाटर है, और वाटर किसी कंटेनर में है, और कंटेनर का सरफेस सपोज 100 डिग्री है और इधर 30 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर का, डेंसिटी का। टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहा है यहाँ पे दिखाया गया। अब जैसे कि अगर यहाँ पे जो बीटा आइडियल की बात की गई है 1/t, तो इसका टी क्या क्या लेंगे। आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है। कौन सा टी ले, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से दोनों का एवरेज ले लेना है, 100 प्लस 30 का एवरेज ले लेना है। और ये आपको ध्यान में रखना है, टी जो होना चाहिए केल्विन में होना चाहिए, सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, टी जो होना चाहिए, कभी भी पीवी बराबर एमआरटी हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, दिस इज टेम्परेचर इन ऑलवेज इन केल्विन। ओके, यहाँ तक देख लिया हमने। अब थोड़ा सा और बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। एक ग्रेसॉफ नंबर होता है, ग्रेसॉफ नंबर, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, बायोन्सी फोर्स बाय फिजिकल फोर्स।
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, कोई सरफेस है और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई आपके पास जो एयर पार्टिकल है, दिस इज योर एयर पार्टिकल। एयर पार्टिकल क्या है ना, फ्लूइड से इस सरफेस से हीट लेकर बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जैसे ऊपर जाएगा तो जो बाहर का ये जो एयर है, इस एयर पे दूसरे एयर क्या करेंगे, एक तो फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही इस सरफेस के, इस सरफेस और ये जो हमारा एयर है, जो सरफेस और एयर के बीच में तो फ्रिक्शन तो होगा ही, फ्रिक्शन फोर्स बोलिए या विस्कस फोर्स बोलिए। सॉलिड सॉलिड के बीच में जो हमारा घर्षण होता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं और इसमें क्या विस्कस बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बायोन्सी फोर्स क्या आएगा, बायोन्सी। दीपक आपका नेटवर्क इश्यू आ रही है क्या दीपक? यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे बायोन्सी फोर्स है, बायोन्सी फोर्स एक्ट करेगा इस छोटे से पार्टिकल पे और इसके बीच का रिलेशन जो है विस्कस फोर्स और बायोन्सी फोर्स के बीच का रिलेशन कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है आपका ग्रेसॉफ नंबर। ठीक है, ग्रेसॉफ नंबर कभी पूछा जाए ग्रेसॉफ नंबर क्या है बेसिकली, तो दिस रिलेट्स द रिलेशन बिटवीन बायोन्सी फोर्स बाय विस्कस फोर्स। और बायोन्सी में सपोर्ट और अपोज देन जो हमारा बायोन्सी फोर्स है, अगर हमारे पास हॉट फ्लूइड है, सपोज हमारा हॉट फ्लूइड है, तो इसके देख बायोन्सी फोर्स में सपोर्ट और अपोज द नेचुरल कन्वेक्शन, ये सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब देखिए एक किरचॉफ नंबर्स का एक एम्पिरिकल रिलेशन है जी, जो हमारा ये दिस इज एल सी का क्यूब है, डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस है, सरफेस टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। और ये जो है जी जो है हमारा क्या है, ग्रेविटी है। बी जो है अभी थोड़ा सा देखा हमने, क्या देखा था हमने कि दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। एंड यहाँ पे जो बीटा का वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या था, 1/T था। ठीक है, बीटा का वैल्यू क्या था, 1/T था। अब ये किरचॉफ नंबर बहुत कमाल की चीज है, इसमें आप देखेंगे कि जो चीजें हैं किस तरीके से आपके जो ओरिएंटेशन चेंज होगा तो आपका या उसका जो शेप चेंज होगा तो उसका एलसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है, ये सपोज हॉट प्लेट है, वर्टिकली है, तो इसका एलसी क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपके पास एक सिलेंडर है, इसका एलसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा अगर यही सिलेंडर जो है हॉरिजॉन्टली है तो एलसी का वैल्यू डी हो जाएगा। एंड इसके बाद आप देखेंगे लेमिनार फ्लो का एम्पिरिकल रिलेशन ये होता है, ठीक है ना, दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशन ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रो बाउंड्री लेयर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको सब इम्पेरिकल, मैक्सिमम इम्पेरिकल रिलेशन है और इम्पेरिकल रिलेशन को आपको याद करना ही पड़ेगा। और याद करने कैसे होगा, आप जितना से ज़्यादा जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, सारे कोई भी टीचर भूल जाएंगे, लेकिन इसको आपको क्या करना है, इसको बेसिकली आपको ध्यान में लाते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तो इस तरीके से यहाँ से फाइनली मैंने यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा फोर्स कन्वेक्शन के लिए नस्सेल्ट नंबर है, जो दिस डिपेंड्स ऑन प्रांटल फोर्स कन्वेक्शन में आप देखेंगे कि जो हमारा नस्सेल्ट नंबर है डिपेंड्स ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर। एंड फ्री कन्वेक्शन में जो है ग्रेसॉफ नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेसॉफ नंबर पे डिपेंड करता है फोर्स कन्वेक्शन। प्रांटल नंबर तो दोनों जगह कॉमन है फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है कि ग्रेसॉफ नंबर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये नोट्स मैं शेयर करूँगा, इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो भी गेट और में पूछे जाएंगे।
या पूछ रहे हैं, कुछ इसी तरीके की सिमिलर आपके क्वेश्चंस गेट में आते हैं। और इसको 2 से 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बने तो आपको एक रेफरेंस बुक लेकर चलना ही होगा। ठीक है, रेफरेंस बुक की हेल्प से आप इतना तो मैं बता दिया, तो आप बुक को फॉलो करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक क्वेश्चन है एस्टिमेट नेचुरल कन्वेक्शन, यानी आपको फ्री कन्वेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पूछा, मतलब कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। वर्टिकल प्लेट, जो प्लेट जो है वर्टिकली है, कुछ इस तरीके से है। एंड सराउंडिंग एयर, जो हमारा सराउंडिंग एयर है 25 डिग्री है और सरफेस टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एज तो मालूम करना ही है। देखिए मैंने बोला ना, एज मालूम करने के लिए नस्ल नंबर चाहिए। नस्ल नंबर मालूम करने के लिए आपको इंपेरिकल रिलेशन याद होने चाहिए। नस्ल नंबर अगर फ्री कन्वेक्शन है तो प्रांटल नंबर और ग्रेचॉफ्स नंबर का हम लोग देख रहे हैं। प्रांटल नंबर और ग्रेचॉफ्स नंबर देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग ये सारी चीजें देखने के बाद इसका जो हमने देखा था अभी नस्ल नंबर कैसे डिपेंड करता है यहाँ पर। और ग्रेचॉफ्स नंबर आपका ये ग्रेचॉफ्स नंबर का रिलेशन है। और बीटा जो है 1/t, यहाँ पे बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 1/t होगा। और इसमें 270 ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग एवरेज, क्योंकि केल्विन स्केल पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से ग्रेचॉफ्स नंबर का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका ग्रेचॉफ्स नंबर का वैल्यू है। जी का वैल्यू पुट किया हमने, ये सारी चीज़ें हमने पुट की। इसके बाद नस्ल नंबर क्या होता है? नस्ल नंबर इस इक्वेशन से आपको ध्यान में रखना है, दिस इक्वेशन से आपको ध्यान में रखना है। नस्ल नंबर इक्वल टू सी इंटू ग्रेचॉफ्स नंबर इंटू प्रांटल नंबर का पावर n। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द, तो n इसमें आपको आई थिंक दिया हो। n अगर इसमें एन का वैल्यू भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, एन और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एन और सी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ से नस्ल नंबर का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नस्ल नंबर का जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, एज का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और एज मालूम चल गया तो क्यू बराबर एच ए डी टी मालूम चल जाएगा। ठीक है, एच ए डी टी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है जिसको रूम में रखा हुआ है। वन साइड ऑफ प्लेट इज मेंटेन टेम्परेचर 74 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है एंड अनदर साइड इंसुलेटेड। डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का रेट आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें फर्स्ट केस है, सेकेंड केस है, थर्ड केस है। और 3 कंडीशंस में आपको फाइंड आउट करना है। केस वन में आपको वर्टिकली लेना है और इसमें आप देख रहे हैं कि टी एच का वैल्यू मालूम करना है, टी सरफेस का वैल्यू ये हो जाएगा, टी एम्बियंट का वैल्यू ये हो जाएगा और दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 325 हो जाएगा। यानी ये ग्रेचॉफ्स नंबर का इक्वेशन आपको किसी भी हालत में याद रखना है। जी का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू मालूम हो गया, डेल्टा टी मालूम हो गया, एल एल क्यू कैसे मालूम करेगा होगा, जो हमारा ये जो लेंथ है, और किनेमेटिक विस्कोसिटी का इक्वेशन वैल्यू आपके इक्वेशन में दिया होगा। तो इसमें देखिए, इसमें इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाएंगे और आपको 3 से 4 मिनट्स में ये क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो आपको कैलकुलेशंस आप देख रहे हैं, इसमें एक कैलकुलेशन आपसे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट, एक मिनट इंतजार कीजिएगा।
देखिए इसके साथ अगर आप लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या पास आउट हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको गेट कैलकुलेटर आपको आना चाहिए यूज करने। इसीलिए देखिए यहाँ पे गेट कैलकुलेटर है ना, गेट कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करना है कि डायरेक्टली अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें अगर जैसे कि गेट कैलकुलेटर आप लोग यूज करेंगे यहाँ पे। गेट कैलकुलेटर आपको यहाँ से आए, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑफलाइन मोड में भी आप यूज कर सकते हैं, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है इस लिंक को। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये जो स्क्रीन है आपके पास, आई थिंक ये विजुअल हो रहा है, ठीक है। आई थिंक अब आपको विजुअल हो रहा है गेट कैलकुलेटर, ओके। विजुअल है ना। यस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, सपोज आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है लॉग लॉग 10, ठीक है। सॉरी लॉग 10 नहीं, मैं यहाँ पे मैं दूसरा कुछ बताता हूँ, 1 मिनट। सपोज आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है एल एन 365, ओके। एल एन 365 का वैल्यू करना है तो क्या करना है पड़ेगा आपको, इस कैलकुलेटर में सबसे पहले 365 आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे जो एल एन दिख रहा है तब क्लिक करना पड़ेगा। इसमें कुछ उल्टा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। सपोज आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। 30 डिग्री, डिग्री यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिग्री है और यहाँ पे रेडियन है। तो कभी भी डिग्री में पूछा जाएगा, डिग्री में कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री में कभी भी मोड रखेंगे तो डिग्री में आंसर आएगा। कि इसका दो तरीका है, आप रेडियन में आंसर चाहें तो रेडियन में ला सकते हैं, डिग्री में चाहें तो डिग्री में ला सकते हैं। तो रेडियन में अगर लाना है, डिग्री में लाना है तो सपोज 85 डिग्री किसका, कॉस 85 डिग्री का मैं वैल्यू जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले 85 आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज करना सीखें, धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकेशन होता है गेट कैलकुलेटर का। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेटर सेम इसी इसी की तरह होता है। तो इसमें भी देखा जैसे जैसे ओरिएंटेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर वेरी कर रहा है। इसका देखा हमने यहाँ हीट ट्रांसफर अलग है। इस केस में सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे अगर तो हीट ट्रांसफर क्या है अलग है। और और इसके बाद ये जो है हमारा ये थर्ड केस में आप देख पा रहे हैं तो इसका हीट ट्रांसफर अलग अलग है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसी को थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको थोड़ा सा जैसे ही हमने देखा कि अगर हम लोग इस तरीके से रख रहे हैं, वर्टिकली रख रहे हैं, ठीक है, और हॉरिजेंटली रख रहे हैं और इस तरीके से हम लोग रख रहे हैं तो इस केस में ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा सरफेस एक्सपोज हो रहा है, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं अगर यहाँ से हीट फ्लो होगा, ऊपर का पार्टिकल्स हैं इसको डिस्टर्ब करने में डिस्टर्ब करेंगे और हीट ट्रांसफर तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में तो ज़्यादा ही कुछ स्लो हो गया, ठीक है। तो तीनों तीनों कंडीशन को तो इसको क्या करना है, फिजिकली भी आपको सोचना है कि कैसे हम लोग का हीट ट्रांसफर ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज़ है बॉइलिंग और कंडेंसेशन क्या होता है।
ये तो एक्चुअली में इसी का छोटा सा पार्ट है। बॉइलिंग ऑकर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, और इवोपरेशन क्या होता है बिटवीन लिक्विड एंड गैस। बॉइलिंग क्या है, सॉलिड और लिक्विड का फिनोमेनन है, और ये जो है इवोपरेशन जो है लिक्विड एंड गैस का फिनोमेनन है। इसको वॉल्यूम फिनोमेनन बोलते हैं, इसको सरफेस फिनोमेनन बोलते हैं। इट ऑकर्स ओनली वन टेम्परेचर, और इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है। देखते हैं ना, किसी भी टेम्परेचर पे इवोपरेशन आपका हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा ये टाइप्स ऑफ बॉइलिंग है। बॉइलिंग के कितने टाइप्स होते हैं इसको आप लोग देखें। पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग में क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो हम लोग घर में चावल या चावल को बॉयल करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, इस तरीके से होता है। और आप देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट जैसे कि किसी चीज़ को बॉयल करना है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली मेटल की हेल्प से, जैसे कि हीट एक्सचेंजर की हेल्प से इसको हीट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा। इसको फ्लो बॉयलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, फ्लो बॉयलिंग बोलते हैं। पावर प्लांट वगैरह में इसका बेसिकली देखते हैं कि कैसे हीट एक्सचेंज हो रहा है। कूलिंग बॉयलिंग में बेसिकली ये फंडामेंटल इक्वेशन है इस तरीके से, अब सिंपली एच पर क्यू बराबर एच डी टी, और यहाँ पे पूल बॉयलिंग ये हो गया। और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पी एटमॉस्फेयर, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं ना। इसके बाद पूल बॉयलिंग को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया, तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन होता है पूल बॉयलिंग में, हीट 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 फ्लक्स और डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे कि नेचुरल कन्वेक्शन कब तक होगा, कुछ यहाँ तक होगा। उसके बाद जैसे जैसे हीट फ्लक्स बढ़ेगा, उसमें बबल्स फॉर्म होंगे। जैसे जैसे बबल्स फॉर्म होंगे, क्या होगा कि सबसे ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको ये न्यूक्लिएट बॉइलिंग बोलते हैं। तो इसमें जो राइज एंड कोलैप्स ऑफ वाटर बबल्स, जैसे बबल्स जो होते हैं उसमें बनते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हीट और आप फ्लक्स देंगे, एक फाइनली इस तरीके का शेप बनता है। ग्राफ एक्चुअली में हम लोग ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड हीट फ्लक्स, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ वेरिएशन होता है। और इसके बाद ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट मिलता है, इसको लाइडेनफोर्स पॉइंट बोलते हैं। इसको बेसिकली एक्सपेरिमेंटल थिंग है, इसको आपको एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कभी कभी डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि न्यूक्लिएट बॉलिंग किसको बोलते हैं। तो राइज एंड कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स रीचिंग टू द टेम्परेचर, ओके, तो इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। कुछ इस तरीके, मतलब कि कैसे हमारा हीट का फ्लो हो रहा है इन द पूल बॉइलिंग, इसी को यहाँ पे दिखाया गया। क्लियर है ना, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, कंडेंसेशन, एक कंडेंसेशन का तरीका है। कंडेंसेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, वेपर को लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके का डायग्राम पढ़ते होंगे, टीएस डायग्राम, या पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे आप, अगर अपने सेमेस्टर में देखा होगा तो उसमें देखेंगे कि कैसे हमारा प्रेशर और इंट्रोपी और टेम्परेचर रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा लिक्विड है, अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो वो वेपर में हो गया होगा, यानी गैस बन गया होगा, वाटर वेपर। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो हमारा टी सिचुएशन है वो ग्रेटर देन, जो फुल कंडेंसेशन का ये जो सरफेस टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, सरफेस टेम्परेचर कम होना चाहिए सेचुरेशन पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारे कंडेंसेशन का ये है। अब देखिए कंडेंसेशन दो तरीके से होता है, एक फिल्म वाइज होता है, एक ड्रॉप वाइज होता है। आप देखे होंगे कि एक लेयर बाय लेयर कंडेंसेशन होता है, एक ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है। तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और लेयर वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये आपका एक सरफेस है, और इस सरफेस का आप टेम्परेचर वेरिएशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये आपका फिल्म वाइज क्या है, कंडेंसेशन है, ठीक है। और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ड्रॉप ड्रॉप फॉर्मेशन होगा। और फिल्म वाइज में क्या होगा, फिल्म वाइज में पतला पतला फिल्म्स का
पतला पतला फिल्म माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिल्म्स बनेंगे, ठीक है। तो ये चार, ये आपका जो भी चीज था, ये आपका क्या था, कन्वेक्शन का पूरा टॉपिक था। क्लियर है? ये छोटा सा पॉइंट है, ईएसी के लिए है, नसल थ्योरी फॉर लेमिनार फिल्म। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके गेट के लिए ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो बताइए। इसका मैं नोट्स मैं अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसका नोट्स मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसके जो क्वेश्चंस हैं, कन्वेक्शन बहुत आसान सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली इसमें आपको 2 से 3 बार नोट्स को पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें 2 से 3 बार नोट्स को पढ़ लेना है, और जो न्यूमेरिकल्स बनाए गए हैं उसको आपको बना लेना है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दीपक एंड कुणाल समझ में आया ना यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, रेडिएशन, ओके। और रेडिएशन के बाद हमारा चैप्टर यानी ये हीट ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सोम स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? समझ आ रहा है ना? तो आपको बेसिकली क्या करना है, नोट्स का आप चाहें तो प्रिंट निकाल कर आप इसको आप उसको नोट्स का प्रिंट निकाल कर पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, जितना क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उतना ही करना है। और आपके पास कोई अगर प्रीवियस ईयर बुक है उसको कर लेना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन का टेस्ट सीरीज मतलब कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, 1000 या 1000 के करीब उन लोगों का टेस्ट सीरीज का दाम होता है, तो आप वहाँ से खरीद कर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कि 100 आवर्स का शेड्यूल है, तो इसमें तो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। अगर टाइम मिलता तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन सिलेबस हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिकल का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आप चाहें तो आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें करनी है। सिर्फ नोट्स रिवीजन करना है। अगर किसी नोट्स का दिक्कत होगा तो पर्सनली आप मेरे को मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स भी पड़े हुए हैं। इसको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको लिखना ही है, आप नोट्स को प्रिंट करा कर भी पढ़ सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा, लिखने वाला टाइम। समझ पा रहे हैं ना? आपको हार्ड वर्क करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। जब नोट्स आपको मिल ही जाएंगे तो लिखने की क्या जरूरत है, अगर सही से नोट्स लिखा हुआ मिल जाए तो, कोई एरर ना हो तो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कन्वेक्शन का नोट्स मैंने भेज दिया है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं, थैंक यू ऑल। और मैथ्स क्लास आप लोग टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। मैं ट्यूसडे एंड वेंसडे को मैथ क्लास होगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।